तो हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल, कैसे हैं आप सब? सभी को वेरी गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। मैं जयवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल MIT क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, बढ़िया हैं सब कक्षा 11 के भाई विद्यार्थी। तो सभी जुड़ जाएंगे क्योंकि 5:10 हो गए हैं ना, 10 से भी ज़्यादा ही हो गए। कमेंट कर देंगे बेटा, एक बार बताएंगे आवाज़ क्लियर है क्या। तो स्टार्ट करेंगे क्लास अपनी। तो आज का हमारा टॉपिक है घर्षण बल। एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम, है ना। हाँ, क्लास 11 है हमारी फिजिक्स की और चैप्टर नंबर 5 चल रहा है NCERT के अनुसार। बाकी अगर आप कुमार मित्तल वाली बुक से जाओगे तो कुछ बच्चे उससे भी पढ़ते हैं, तो उसमें चैप्टर नंबर ये 8 है शायद, है ना। तो आज हमारा टॉपिक क्या होने वाला है प्यारे बच्चों? घर्षण बल होने वाला है। घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। इसमें से मैं मानता हूँ कम से कम 2 नंबर का। अब फर्स्ट ईयर की बुक आप कहोगे सर 2 नंबर 4 नंबर, लेकिन कंपटीशन में इसका क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और उसमें फिजिक्स यदि कहीं आता है तो घर्षण बल का क्वेश्चन जरूर आपको 100% मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें भाई। क्लियर है सब कुछ? देखो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले हमारे पास है घर्षण बल। दिख रहा है आपको? ठीक है। घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है भाई? घर्षण बल होता क्या वास्तव में भाई? अगर आपने देखा होगा कि सड़क पर जब हम गाड़ी चलाते हैं तो जब हम ब्रेक लगा देते हैं तो गाड़ी क्या हो जाती है? रुक जाती है। तो गाड़ी रुक क्यों जाती है पता है? क्योंकि जो टायर होते हैं, टायर गाड़ी के, और जो सड़क होती है उनके बीच में एक बल लगता है जिसे घर्षण बल कहते हैं। और घर्षण बल क्या काम करता है बेटा? वस्तु की गति को कम कर देता है या वस्तु को रोक देता है ना। तो समझ में आई कुछ बात? जैसे आपने कोई चीज़ लुढ़का दी, अगर आपने कोई चीज़ बॉल है और किसी फर्श पर आपने लुढ़का दी है बेटा, छोड़ दी है, तो वो थोड़ी दूर चलेगी फिर रुक जाएगी। कारण क्या बेटा? घर्षण बल का कारण है। अगर सतह चिकनी है तो घर्षण बल कम हो जाएगा, गेंद दूर तक चली जाएगी। बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आ रही है आपकी? तो घर्षण बल क्या? 2 सतहों के बीच लगने वाला बल होता है। कितनी सतहों के बीच? 2 सतह के बीच जो बल लगता है उसको घर्षण बल कहते हैं। और ये जो बल होता है ये वस्तु की गति का विरोध करता है। तो हमने लिखा है बेटा कि 2 सतहों के बीच लगने वाला वह बल जो उनकी गति का विरोध करता है और उन्हें एक दूसरे पर फिसलने से रोकता है, क्या कहलाता है? घर्षण बल कहलाता है। और यह बल सतहों के संपर्क में आने पर उत्पन्न होता है। जब 2 सतह आपस में संपर्क में आएंगी तब उत्पन्न होगा और उनकी गति को धीमा करने या रोकने का काम करता है। ठीक है, पूरी बात मैंने लिखवाई है। वस्तुओं की गति को धीमा करेगा या उनको रोकने का काम करेगा। कौन बेटा? घर्षण बल। आपने देखा होगा कहीं कहीं अगर तल खुरदरा है, खुरदरे तल पर घर्षण बल ज़्यादा होगा, चिकने तल पर कोई जो तल है वो चिकना है तो वहाँ घर्षण बल बहुत कम होगा, है ना, चिकने तल के लिए। तो घर्षण बल कुछ समझ में आया क्या है? 2 सतह को संपर्क में आने पर होगा। और ये क्या होगा? ये एक दूसरे जो वस्तु हैं, जो जिनकी सतह हैं जो संपर्क में आई हैं, उनकी गति का विरोध करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा कुछ? तो ये है भाई। और यदि इसके उदाहरण की बात की जाए तो सड़क और टायर के बीच लगने वाला, सड़क और टायर के बीच जो घर्षण होता है, समझ में आई? सड़क और टायर के बीच घर्षण, 2 पत्थरों को रगड़ने पर उनके बीच उत्पन्न घर्षण। भाई अगर हम पत्थर से पत्थर रगड़ें तो चिंगारी निकलती है। तो वो जो आग, जिससे आदि मानव ने आग लगाना कहाँ से सीखा था? तो उन्होंने जब पत्थर में पत्थर फेंक कर मारा तो वहाँ से चिंगारी निकली, वहाँ से आग लगाते थे। वो कोई माचिस तो होती नहीं थी उस ज़माने में, है ना, जब शुरुआत हुई होगी दुनिया की। तो भाई जो अब वो जो चिंगारी निकली वो किसके कारण निकली प्यारे बच्चों? वो निकली घर्षण के कारण। किसके कारण बेटा? घर्षण के कारण। ठीक है, तो ये है भाई। तो समझ में आया बेटा घर्षण बल क्या है? घर्षण बल ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल है। तो घर्षण बल को कम कैसे किया जाएगा? जो हमारी सतह है वो चिकनी हो जाए, खुरदनी ना रहे। आपने कई जगह ऐसा देखा होगा बेटा कि कहीं कहीं हम मोबिल लगाते हैं, ग्रीस लगाते हैं, ग्रीस मोबिल कई जगह डालते हैं। आपने देखा होगा स्पेयर पार्ट्स की दुकान पर जैसे ट्रैक्टर ठीक होता है तो उसमें कहीं कहीं जब आपस में गिलारी से गिलारी चलती है तो वो मोबिल भर देते हैं, कहीं ग्रीस लगा देते हैं, बैरिंगों में ग्रीस लगा देते हैं। क्यों? ताकि वहाँ घर्षण कम हो जाए। घर्षण क्या हो जाए? कम हो जाए, खुरदरापन चला जाए। घर्षण कम करने का तरीका क्या है? ग्रीस वगैरह लगा देना, है ना, यही तो ये है भाई। समझ में आ रही बेटा बात? अगर हम किसी, आपने देखा है आप किसी फर्श पर चल रहे हो और वहाँ पर सरसों के दाने, जो सरसों होती है लेटा बंगा, तो यदि सरसों पड़ी हो वहाँ पर
तो उसके ऊपर हम चलेंगे तो गिरने का डर हो जाता है। ऐसा देखा होगा, पता है क्यों? क्योंकि वहाँ पर घर्षण बल बहुत कम है। और सड़क पर आपने देखा होगा, सुना होगा कि केले का छिलका नहीं डालना चाहिए। क्यों नहीं डालना चाहिए केले का छिलका? क्योंकि केले के छिलके पर जब पहिया आएगा तो वहाँ घर्षण बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। घर्षण नहीं रहेगा तो मोटरसाइकिल फिसल जाएगी। तो घर्षण का होना भी ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा घर्षण भी गलत है और कम घर्षण भी गलत है। समझ में आई बात? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और जब बारिश पड़ती है तो आपने देखा होगा रोड चिकनी पड़ जाती है ना। मतलब घर्षण क्या हो जाता है भाई? कम हो जाता है। जब बारिश पड़ती है तो घर्षण क्या हो जाता है? कम हो जाता है। रोड गीली हो जाती है तो रोड चिकनी हो जाती है, जिससे घर्षण कम हो जाता है। तो आपने देखा होगा जो उस पर जो चलने वाली गाड़ियाँ हैं तो उनके रपटने का डर ज़्यादा बना रहता है। भाई समझ रहे हैं बेटा? रपटने का डर ज़्यादा बना रहता है। तो भाई घर्षण से संबंधित अब मुझे नहीं लगता कि आपकी समझ में नहीं आया होगा, समझ में आ गया होगा। तो घर्षण के लिए 2 सतह होनी चाहिए। कितनी सतह प्यारे बच्चों? 2 सतह होनी चाहिए। ठीक है, 2 सतह के आपस में संपर्क में आने पर उनके बीच जो बल लगता है, जो उनकी गति का विरोध करता है, घर्षण बल कहलाता है। अब घर्षण बल जो होता है ना प्यारे बच्चों, वो कई तरीके का होता है। जैसे नंबर 1 हम पढ़ने वाले हैं इसमें स्थैतिक घर्षण बल। क्या प्यारे बच्चों? स्थैतिक घर्षण बल है। अब कुछ सोच रहे हैं यार स्थैतिक घर्षण बल क्या? देखो नेक्स्ट पेज पर एक बात मैं आपको दिखाता हूं जरा। ये मान लो कि मेरे पास ये कोई तल है, तल बना दिया लो, इस पर कोई वस्तु रख दी है। ठीक है, ये मैंने क्या रख दी प्यारे बच्चों? कोई वस्तु रख दी। ठीक है, अब इस वस्तु का भार कहाँ की तरफ लगेगा भाई? एकदम परपेंडिकुलर नीचे की तरफ लगेगा भार। तो इसकी जो तल की प्रतिक्रिया होगी, वो प्रतिक्रिया कहाँ जाएगी भाई? तल की प्रतिक्रिया होगी ऊपर की ओर। भाई तुम जितना बल नीचे को लगाओगे ये तल भी तुम पर उतना ही ऊपर को लगाए। किसका नियम हो गया? ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक, अब हमने क्या काम करा प्यारे बच्चों? समझते चलेंगे एक एक बात बड़े प्यार से। ये जो वस्तु थी, ये वाली वस्तु, हमने क्या काम करा? तो ये जो है ना, इस भार को कौन बैलेंस करेगा? भार को बैलेंस करेगा बेटा प्रतिक्रिया बल। ठीक है, हमने क्या काम करा भाई? हमने इस पर एक छोटा सा बल लगा दिया इधर को। और हम जैसे कोई बस जैसे बुक रखी है, माना कोई बुक रखी है किसी मेज पर, मैंने उस बुक को हल्का सा बल लगाकर खींचना चाहा, लेकिन बुक अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं मस्की, वहाँ की वहाँ ही है। अर्थात वस्तु कैसी अवस्था में? ब्राह्म अवस्था में। तो जब वस्तु ब्राह्म अवस्था में होती है तो तब 2 सतह के बीच लगने वाले घर्षण बल को देखो, परिभाषा भी अभी दिखा देंगे आपको स्थैतिक घर्षण बल की क्या है, लेकिन पहले समझ लो। चलो, ये कोई वस्तु है, इस पर मैंने एक बल लगाया इधर को। तो जब मैं इस पर बेटा बल लगाऊंगा इधर को, तो मेरे लाला, मेरे शेर, घर्षण बल कहाँ को लगेगा? पीछे को। याद रखना, घर्षण बल हमेशा, चलो नोट करके लिखवा देंगे कि घर्षण बल हमेशा वस्तु पर लगाए गए बल की विपरीत दिशा में लगता, हमेशा विपरीत दिशा में। तो ये लगा इधर को और ये लगेगा इधर को, ये लग गया भी घर्षण बल। हमने इसे दिखा दिया छोटे ऐप से। जो हमने वस्तु पर बल लगाया वो है भी बड़े ऐप से। ठीक है भाई, ये कोई तल मान सकते हो आप, ये कोई तल है, कोई पृष्ठ है। अब इस पर क्या है देखो, अब ये इसका भार कहाँ की तरफ लगेगा? नीचे की तरफ। तो तल की प्रतिक्रिया कहाँ जाएगी भाई? ऊपर की तरफ। तल की प्रतिक्रिया यहाँ चली जाएगी। और अब आप एक बात देख रहे होंगे कि ये जो आर है चलो एक काम और करते हैं, छोटा सा, बहुत छोटा सा देखेंगे प्यारे बच्चों। ठीक, अब भैया ये चलो कलर चेंज करके करते हैं। ये लगा वाल इधर को, ये लग गया इधर को, एफ बल। अब इन दोनों का जो परिणामी है प्यारे बच्चों, देखो ये 2 बल हो गए, एक एफ इधर को, एक आर ऊपर को। तो इन दोनों का परिणामी कहीं ना कहीं, इन दोनों का परिणामी ऐसे करके हो जाएगा। जब ऐसे करके इनका परिणामी आएगा, इस परिणामी को मान लो देखो ऐसे करके प्यारे बच्चों, डॉट 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 ऐसे, और ये ऐसे भी नहीं आएगा। अगर सही से बनाओगे इसको बिल्कुल सही, तो ऐसे भी नहीं आएगा। पता कैसे आएगा? ये देखो ऐसे आएगा।
डॉट 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 डॉट, ये आएगा ऐसे, करता हूँ ऐसे, परिणामी आया भाई ऐसे, और इस परिणामी का नाम हमने रख दिया भाई पी रख दो, चलो पी रख दो, क्या रख दिया भाई पी। समझ में आ रही है? ये क्या है भाई वस्तु, ये क्या प्यारे बच्चा, ये है वस्तु। ठीक, ये समझ में आ गई इतनी बात, ये है भाई। तो बाहर नीचे को, आर ऊपर को, आर का और एफ का परिणामी पी, ये आ गया, और ये हो गई भी वस्तु। अब इसमें एक बात देखेंगे भैया, भाई वाह, बहुत बढ़िया फिगर बनी है। अब इसमें एक बात देखेंगे आप कि आपने इस बल को इधर की तरफ लगाया तो घर्षण बल कहाँ की तरफ लगा, ये जो घर्षण बल लगा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कहाँ की तरफ लग गया, पीछे की तरफ। घर्षण बल हमेशा वस्तु पर लगाए गए बल की विपरीत दिशा में लगेगा। ठीक है, दिख रहा है वैसे चित्र में, आपको दिख रहा होगा है ना। ठीक है, अब इसमें क्या, अब ध्यान से समझ लेंगे मेरी बात। लेकिन वस्तु आपने थोड़ा सा बल लगाया, वस्तु पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वस्तु वहाँ की वहीं है। जैसे कोई पुस्तक किसी मेज पर रखी है, आपने उसको बहुत कम बल लगाकर खींचने का प्रयास किया लेकिन वस्तु नहीं मसकी, आपने थोड़ा सा बल और बढ़ाया, भाई आप थोड़ा सा बल और बढ़ाओगे ये और बढ़ जाएगा, इसे और बढ़ाओगे ये और बढ़ जाएगा। लेकिन इसे जब बढ़ाते रहोगे बेटा, तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि अगर तुमने उससे आगे को और बढ़ाया तो फिर वस्तु चलना शुरू कर देगी। है कि नहीं बताओ आप किसी वस्तु को बल लगाकर खींचो, तो आपने थोड़ा बल लगाया, वस्तु नहीं चल रही, इसका मतलब जितना बल लगाया इतना पीछे घर्षण हो गया। आपने और लगाया, पीछे को और ज्यादा हो गया, ये और ज्यादा, ये और ज्यादा। लेकिन होगा क्या, एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जब आप बहुत ज्यादा बल लगा दोगे तो फिर वस्तु चल पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि एक अधिकतम मान है, उस अधिकतम मान से यदि एफ ज्यादा कर दिया तो फिर वस्तु चल पड़ेगी, लेकिन उस अधिकतम मान तक वस्तु चलने वाली होगी, चलने की कंडीशन में आ जाएगी। अगर उससे थोड़ा सा भी आगे करा तो तुरंत चल पड़ेगी। बात समझ में आई? तो स्थैतिक घर्षण बल क्या है भाई? स्थैतिक घर्षण बल की परिभाषा हम क्या पढ़ रहे थे? दो सतह जब वे एक दूसरे के सापेक्ष गति नहीं कर रही होती हैं, दो सतह जब वे एक दूसरे के सापेक्ष गति नहीं कर रही होती हैं, जैसे आपने पुस्तक पर बल लगाया लेकिन पुस्तक वहां की वहीं रुकी हुई है तो वो गति अभी नहीं कर रही है, तब उन सतहों के बीच लगने वाला जो बल होता है, तब उनके बीच गति नहीं कर रही होती हैं, तब और आएगा बेटा यहां पर, तब है ना, उनके बीच लगने वाले घर्षण बल को, ये बल है, तब उनके कहां लिखा गया यार, बेटा यहां आएगा तब उनके बीच लगने वाले घर्षण बल को क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? घर्षण बल को क्या कहेंगे? स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। ठीक है भाई, स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं, ध्यान रखना ये। तो स्थैतिक घर्षण बल क्या है यार? स्थैतिक घर्षण बल कुछ नहीं है कि जब वस्तु गति में, वो गति में नहीं है, विराम में, आपने किसी वस्तु पर थोड़ा बल लगाया, वस्तु नहीं चली, तो ऐसी अवस्था में लगने वाले बल को कहते हैं स्थैतिक घर्षण बल। समझ में आई? जब वस्तु कैसी अवस्था में बेटा? विराम अवस्था में है, तो घर्षण स्थैतिक हो गया। लेकिन आप क्या करोगे? इसे और बढ़ाओगे, ये और बढ़ जाएगा। तो जब तक वस्तु विराम में ही रहेगी तब तक उसको स्थैतिक घर्षण बल ही कहते रहेंगे। लेकिन अभी मैंने क्या बताया था, आप इसका मान जब बढ़ाओगे तो एक लिमिट ऐसी आ जाएगी, उससे आगे अगर थोड़ा भी करोगे तो वस्तु चलने वाली होगी, तो वो सबसे अधिकतम मान है स्थैतिक घर्षण बल का, वो सबसे अधिकतम मान है। और वो वाला मान है कि इस वाली अवस्था में वस्तु चलने ही वाली होती है। तो स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को अब एक नया नाम आ रहा, सीमांत घर्षण बल कहते हैं। तो इसके बाद बेटा एक नया आ रहा इसी में, कौन सा? सीमांत घर्षण बल। सीमांत घर्षण बल लिमिटिंग हो गया, लिमिट, जहां लिमिट आ जाए, लिमिट का मतलब अगर इससे ज्यादा घर्षण बल हो गया तो वस्तु गति में आ जाएगी, लेकिन यहां तक वस्तु विराम में बनी रहेगी। लेकिन ये एक स्पेशल घर्षण बल है, स्पेशल मतलब लिमिटिंग है। अगर देखो इससे सीमांत घर्षण बल से कम बल है
स्थैतिक घर्षण बल है। लेकिन स्थैतिक घर्षण बल को बढ़ाया 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 और एक हमने हाईएस्ट मान तक पहुंचा दिया, उस मान तक पहुंचा दिया कि वस्तु बस चलने ही वाली है। तो उस लिमिट जो हाईएस्ट मान है किसका, स्थैतिक घर्षण बल का, यानी स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को। बेटा इसकी जो परिभाषा आएगी तो इसकी लैंग्वेज क्या आएगी भाई, इसकी लैंग्वेज क्या आएगी प्यारे बच्चों, इसकी लैंग्वेज आएगी स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को, अधिकतम मान को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, सीमांत घर्षण बल कहते हैं, सीमांत घर्षण बल कहते हैं। अभी टॉपिक चालू हुआ, जरा टॉपिक देखते रहना, मजा आ जाएगा क्लास लेने में, ठीक है। अभी टॉपिक चालू हुआ, जरा पढ़ते रहेंगे। प्रियंका सैनी राम राम, कैसे हैं आप प्रियंका। तो स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण बल कहते हैं, ठीक है। भी कक्षा 11 के और जो बच्चे हैं ना प्रियंका, बाकी पहले 10 11 12 13 कमेंट आते थे, 12 13 बच्चे आपकी कक्षा 11 के जुड़ते थे, पता नहीं अब किसी का कमेंट नहीं आ रहा, कहाँ मुझे भी नहीं पता। जब आप भी नहीं पढ़ना चाह रहे तो आपकी मर्जी। तो स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को बेटा क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण बल। इस अवस्था में वस्तु चलने ही वाली होती है। नोट बनाकर लिख दे रहे हैं, इस कंडीशन में, इस अवस्था में, इस अवस्था में, अरे यार क्या कर रहा है बोर्ड, वस्तु चलने ही अरे मान जा यार, क्यों दुखी करे। इस अवस्था में वस्तु चलने ही वाली होती है, ठीक है प्यारे बच्चों। जब तक विराम में रही, रही इसमें भी विराम में, रही इसमें विराम में, लेकिन ये लिमिटिंग केस है। और इससे पहले जितना भी घर्षण बल लग रहा था वो सब स्थैतिक में चला गया। और स्थैतिक का एक मैंने बहुत प्यारा सा उदाहरण भी लिखा है यहाँ पर कि मेज पर रखी पुस्तक पर हल्का या कम लिख दो, आपकी मर्जी है। कम बल लगाने पर पुस्तक का अपने स्थिति में बने रहना, पुस्तक चली नहीं है, जहाँ है वहीं रखी है, तो फिर इसे कहेंगे घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण बल, ठीक है। या इस अवस्था में वस्तु चलने ही वाली होती है। यदि इसकी फिगर की बात की जाए तो इसे थोड़ा और बढ़ाओगे ये और बढ़ जाएगा, इसे और बढ़ाओगे ये और बढ़ जाएगा, लिमिटिंग जो आएगी। तो अगर इस तरह की फिगर इसकी भी बनाई जाए तो प्यारे बच्चों ये तो हो गया जब ऐसी रखी है वस्तु, कोई बल नहीं लगा, ये हो गया स्थैतिक घर्षण बल। और यदि इसके बाद यदि सीमांत घर्षण बल के लिए कंडीशन बनाई जाए तो बेटा ऐसे करके फिगर आ जाएगी इसकी। बनाऊं क्या, आधे सोच रहे होंगे सर बना दो, तो बना दे रहे हैं भाई। देखो इस पर आपने बल लगाया इतना एफ बल, तो इस पर जो है यहाँ पर ये ऐसे करके इस पर पीछे की तरफ भाई घर्षण बल लग जाएगा। तो इसे सही कर लेते हैं, तो यहाँ पर लग जाएगा घर्षण, अरे यार क्या आ रहा है, घर्षण बल लग जाएगा इस पर, ठीक है। ये सतह जो है ना, ये सतह इस कलर की खिंची हुई थी ये, ठीक। अब ठीक है, अब इसको दोबारा कर देते हैं। तो इस पर घर्षण बल लग जाएगा ऐसे, जितना ये इतना ये, इसे मान लो एफ घर्षण बल हो गया। इसका जो भार होता है, इसका भार कहाँ की तरफ होता है बेटा, नीचे की तरफ होता है। कितना हो गया देखो भार नीचे की तरफ, mg हो गया। कितना हो गया, mg। और तल की प्रतिक्रिया कहाँ होती है भाई, तल की प्रतिक्रिया होती है r, ठीक है। तल की प्रतिक्रिया r हो गई। अब इसका जो परिणामी आएगा, यानी इसका और इसका, वो कहीं ना कहीं इस तरीके से आएगा। देखो परिणामी, पहले ही कर लेते हैं इसको सेट हम, तो परिणामी आएगा ऐसे करके, ठीक है। ये आएगा अब इसका परिणामी, ठीक है प्यारे बच्चों। ये परिणामी हो गया, इसका नाम भी लिख दूं, इसका नाम हो गया P। क्या हो गया भाई, P नाम हो गया। और बेटा ये वाला जो देखो, ये हो गया R, ये हो गया P, ये हो गया F, ये यहाँ से देखो
यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो बल है वो क्या हो जाता है प्यारे बच्चा, यहाँ से यहाँ तक का जो बल है ये हो जाएगा F बल, F बल। यानी आपने इधर बल लगाया वस्तु पर, ये वस्तु है भाई, ये तो क्या है, वस्तु है। ठीक है, तो ये ड्रामा इसमें हुआ है। तो ये जो कोण बनता है प्यारे बच्चों, ये वाला जो कोण बनता है, ये वाला कोण, ये इतना, इसे कहते हैं कोण को थीटा एस, फ्रिक्शन फोर्स। मतलब स्टैटिक में आ जाता, इसकी जो सीमांत घर्षण बल की जो वो थी वो होगी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक, लेकिन ये लिमिटिंग स्टैटिक होती है, तो इसलिए इसे बेटा एफ से नहीं दिखाकर एफ एस से, सीमांत घर्षण बल को एफ एस से दिखा देते हैं, एफ एस से। ठीक है, तो ये है भाई, तो ये लिमिटिंग कंडीशन हो गई है। और यदि बल इससे थोड़ा सा भी अधिक हो जाएगा तो फिर वस्तु क्या होगी, नीचे इस तरीके से कर दो तो फिर वस्तु क्या होगी भाई, चल पड़ेगी। फिर वस्तु क्या होगी प्यारे बच्चों, चल पड़ेगी वस्तु, है ना। फिर वस्तु चल, अगर गतिज घर्षण के में बनाया जाएगा तो गतिज घर्षण में तुमने एक बात देखा, चलो अभी इसे बाद में बताते हैं। तो ये बात समझ में आई स्थैतिक घर्षण बल की, यही था भाई। अब एक चीज और है, इसके नीचे एक हेडिंग आ रही है सीमांत घर्षण के नियम। सीमांत घर्षण के नियम, ये नियम बहुत आते हैं कक्षा 11 में, इन्हें समझ लेंगे क्या नियम है। पहले नंबर का वैसे समझ में आ रहा, मजा आ रहा ना क्लास लेने में भाई। सीमांत घर्षण बल क्या है, स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। इसे एफ एस से शो करते हैं, एफ एस, इसके सफिक्स में एस होल लगा देते हैं, लेकिन जो इससे पहले स्थैतिक घर्षण बल था उसे केवल एफ से शो करते हैं, इसके सफिक्स में एस होल लगा देते हैं। ठीक है, इस अवस्था में वस्तु चलने ही वाली होती है। ठीक है, और सीमांत घर्षण के नियम क्या, वो नियम हम पढ़ने वाले हैं भाई, और नियम देखेंगे प्यारे बच्चों, बड़े बढ़िया नियम है। क्या नियम है भाई सीमांत घर्षण के, प्रियंका बताओ बेटा एक बार, ये आपके साथी सब कहाँ हैं, बताएंगे जरा कमेंट करके। तो भाई सीमांत घर्षण के नियम, सबसे पहला नियम ये होता है कि दो सतहों के बीच लगने वाला जो सीमांत घर्षण बल होता है या जो घर्षण बल होता है वो उन सतहों की प्रकृति पर डिपेंड करता है। सतहों की प्रकृति कैसी है, प्रकृति का मतलब बेटा कि सतह चिकनी है या सतह खुरदरी है, इस बात पर डिपेंड करता है। वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि सतह कितनी चौड़ी है या सतह का क्षेत्रफल कितना है, सतह का आकार कैसा। बात समझ में आई। जैसे मान लो कि मेरे हाथ पर कोई वस्तु रखी है, मैं उसको खींच रहा हूँ, तो भाई घर्षण बल कुछ ना कुछ हो जाएगा। वो घर्षण बल मैं खींचूंगा इधर तो घर्षण बल लगेगा पीछे, घर्षण बल हमेशा गति की विपरीत दिशा में लगता है। अभी नोट करके लिखवा देंगे इस बात को, ठीक है। तो इसमें क्या है प्यारे बच्चों, अब यदि मैं इस हाथ को दुगना चौड़ा कर लूं, यानी इतना चौड़ा हो या और इतना हो, तो क्या मैं जब वस्तु खींचूंगा तो क्या उस पर कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क केवल इस बात से पड़ेगा कि जिस सतह पर मैं वस्तु को खींच रहा हूं वो सतह चिकनी है या खुरदरी। अगर सतह चिकनी होगी तो घर्षण बल कम होगा, यदि सतह खुरदरी होगी तो घर्षण बल ज्यादा होगा। लेकिन सतह कितनी चौड़ी है, उसका क्षेत्रफल कितना, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो पहला नियम है बेटा सीमांत बल संपर्क तलों की प्रकृति। लिख दें, यह कौन, सीमांत घर्षण बल। संपर्क तलों की प्रकृति होती है बेटा चिकनेपन अथवा खुरदरापन। खुरदरा कैसे लिखा जाएगा भाई, है प्यारे बच्चों? खुरदरा, ये होती है चिकनापन अथवा खुरदरापन, ये होती है प्रकृति। तो यह कौन, सीमांत घर्षण बल संपर्क तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है। इन पर तो निर्भर करता है, लेकिन यह संपर्क तलों के आकार या उनके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। परंतु यह, लिखें इस बात को भी, परंतु यह किस पर बेटा, संपर्क तलों के आकार
अथवा क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। क्लियर है प्यारे बच्चों? क्लियर हो गया पहला पॉइंट। संपर्क तल कितना चौड़ा है, कैसा, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी प्रकृति चिकना या खुरदरा बस उस पर डिपेंड करता है। दूसरा पॉइंट और भी बढ़िया है। घर्षण बल का पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा, और दूसरा पॉइंट और भी बढ़िया है। यह जो है यहाँ पर देखेंगे स्पर्श रेखीय होता है। बिल्कुल घर्षण बल, देखो घर्षण बल स्पर्श रेखीय है, यानी जो बल आपने लगाया है उसके भी समांतर होता है, लंबवत नहीं है, लंबवत नहीं है। जो दो सतह हैं, जैसे ये मेरा हाथ है, इस पर मैं कोई वस्तु को खींचूंगा ऐसे तो बल लगेगा सतह के समांतर ऐसे, तो यह सतह के समांतर होता है, सतह के लंबवत नहीं होता। समझ में आ गई मेरी बात? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ में आई बेटा? यह कौन? सीमांत घर्षण बल किसके समांतर होता है? संपर्क तलों, जो संपर्क तल होते हैं उनके समांतर होता है। यह कौन? सीमांत घर्षण बल संपर्क तलों के समांतर लिखा बेटा, ये समांतर होता है। क्या कर रहे हो यार, कितनी तेज चला रहे हो भाई? इनके समांतर होता बेटा, ठीक है। और इसकी दिशा, किसकी दिशा? सीमांत घर्षण बल या घर्षण बल, तथा इसकी दिशा लिख दें यहीं नोट, चलो इसमें आ जाएगा। तथा इसकी दिशा वस्तु पर लगाए गए बल अथवा वस्तु की गति की विपरीत दिशा में होती है। क्या लिखें बताओ? वस्तु की गति की, भाई इसकी जो दिशा होती है, वस्तु आएगी इधर, हम खींचेंगे इधर तो घर्षण बल लगेगा बेटा उधर, है ना। तो यह संपर्क तलों के समांतर होता है, तथा इसकी जो दिशा होती है वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होती है, विपरीत होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई आपके, विपरीत होती है। और नंबर तीसरा पॉइंट, 3 ही पॉइंट है सीमांत घर्षण के। कितने नियम है? 3 नियम। और तीसरा नियम बड़ा बढ़िया है कि जो सीमांत घर्षण बल होता है Fs, ये अविलंब प्रतिक्रिया R के समानुपाती होता है। हमने क्या कहा था एक दिन आपको, हमें जो अपना भार का अनुभव होता है वो अविलंब प्रतिक्रिया के कारण होता बेटा। आपने देखा होगा कि जब हम चिकनी सतह पर आ जाएंगे, जब हम चिकनी सतह पर आ जाएंगे तो अविलंब प्रतिक्रिया बल कम हो जाएगा। और भैया जब अविलंब प्रतिक्रिया बल कम हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो क्या होगा बताओ? जब अविलंब प्रतिक्रिया बल कम हो जाएगा, क्या लिखा है आपने प्रियंका? पता नहीं मुझे तो सर, क्लास में पूछना प्रियंका, क्लास में पूछना इन सबसे, स्कूल में मिलते हैं सब, इनसे पूछना ना। ऐसा तो नहीं है इस समय से कहीं कोई ट्यूशन भी लगा लिया हो। होता है बच्चे कुछ सोचते हैं यार ऑफलाइन, ऑनलाइन तो फ्री से में ही आ रहा है, चलो ऑफलाइन भी पढ़ लेते हैं, और क्या। बाकी मैं बहुत डीपली पढ़ाता हूँ एक एक चीज़ आपको। तो जो हमको हमारे बल का अनुभव होता है वो किसके कारण होता है? अविलंब प्रतिक्रिया। अगर अविलंब प्रतिक्रिया कम हो जाएगी तो बल का अनुभव भी कम होगा। पीछे हम पीछे बताए है ना, तो हमें अपने भार का अनुभव भी कम होगा। तो जब हम किसी चिकनी सतह पर जाएंगे तो वहाँ पर ये R कम हो जाएगा, तो वहाँ पर हमें अपना भार कम अनुभव होगा, अर्थात हम ऐसे लगेगा जैसे हम रपट जाएंगे, फिसल जाएंगे, ठीक है ना। तो वहाँ पर Fs यानी घर्षण बल भी कम हो जाएगा, ठीक है। जहाँ R कम हो जाएगा ये भी कम हो जाएगा, ये ज़्यादा तो ये भी ज़्यादा। अच्छा एक बात और है भाई, R बराबर किसके होता है भाई? mg के। भाई R किसको, जो अविलंब प्रतिक्रिया बल है किसको बैलेंस कर रहा? वस्तु के भार को। यानी यहाँ से R समानुपाती किसके आ रहा? m के। तो इसका मतलब वस्तु भारी तो उसके लिए घर्षण बल ज़्यादा। यही तो होता बेटा। अगर आप खुद देखो, एक ट्रक खड़ा है और एक कार खड़ी है, तो बताओ किसका घर्षण बल ज़्यादा होगा रे? हाँ, तो घर्षण बल यार ट्रक का ज़्यादा होगा, क्योंकि उसका द्रव्यमान ज़्यादा है। तो यह क्या लिखोगे बेटा? यह कौन? सीमांत घर्षण बल किसके समानुपाती है? यह अविलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती होता है। लिखें अविलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती होता है। समानुपाती लिख दो, चाहे अनुक्रमानुपाती लिख दो, आपकी मर्जी, होता है। अर्थात इतनी लंबी जो लाइन लिखी है तो मैथमेटिकल में उसको इस तरीके से लिख देंगे, ठीक। अब यहाँ से बेटा एक बात आपने देखा होगा
कि एफ एस समानुपाती, जो समानुपाती का चिन्ह हटेगा कुछ ना कुछ नियतांक आएगा, तो बेटा नियतांक म्यू एस है, म्यू एस, बट आर बराबर एम जी भी होता है, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, या एफ एस इक्वल टू म्यू एस एम जी। ये है ना, फॉर्मूले जब न्यूमेरिकल कराएंगे तब लगेंगे। जहाँ अब आधे सोच रहे हो सर ये क्या आ गया सर म्यू एस, तो म्यू एस एक नियतांक है भाई, म्यू एस क्या है, एक नियतांक है, ये कांस्टेंट है। क्या नाम पड़ेगा इसका, आज नई चीज़ देखने मिली है, एक नियतांक है जिसे क्या नाम रख देंगे बेटा इसका, देखो ये जो है एफ एस, ये तो सीमांत घर्षण बल है, इसका नाम क्या आएगा। अब आप सोच रहे हैं सर इसका नाम क्या होता है, बताएंगे भैया एकदम। म्यू एस का मान क्या होता है प्रियंका, म्यू एस का मान स्थैतिक घर्षण गुणांक, सीमांत घर्षण गुणांक, तो इसका मान हो जाएगा घर्षण गुणांक है बेटा, घर्षण गुणांक, सीमांत घर्षण गुणांक कह सकते हो इसका मान, ये स्थैतिक घर्षण गुणांक कह सकते हैं, ठीक है, कोफिशिएंट है ये। स्थैतिक घर्षण गुणांक लिख तो चाहें तो इसे स्थैतिक ऐसी है ना, स्थैतिक घर्षण गुणांक, घर्षण गुणांक हो गया, तो जिसे स्थैतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं इसका काम क्या भाई कहते हैं, यह किस पर निर्भर करता है म्यू एस, ये निर्भर करता है बेटा तल की प्रकृति पर। अगर कोई तल चिकने तल है ना तो म्यू एस कम होगा, और यदि तल खुरदरे हैं तो फिर म्यू एस का मान ज़्यादा होगा, ठीक है। बस पता होना चाहिए था कि म्यू एस होता क्या, तो जब न्यूमेरिकल देगा तो वो दे करेगा दो तलों की जिनकी बात करेगा उनके लिए दे करेगा इन तलों के बीच म्यू एस का मान इतना है, तो अगर वो दोनों खुरदरे होंगे, अगर म्यू एस का मान ज़्यादा तो हम समझ जाएंगे कि वो खुरदरे हैं, कम है तो हम समझ जाएंगे कि वो चिकने हैं, ठीक है। इतनी बात में मुझे लगता है कि आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक नोट बनाकर मैं लिखे दे रहा हूँ, नोट बड़ा प्यारा है भाई, इसको हटा दो। यहाँ लिख दें बेटा नोट, ये जो नियम है ना एफ एस बराबर म्यू एस आर, ये केवल सीमांत घर्षण के लिए लागू होगा बेटा, स्थैतिक घर्षण में नहीं। अगर क्वेश्चन स्थैतिक घर्षण बल का आ गया तो कहीं वहाँ पर मत लगा देना, ठीक है। तो इस बात को लिखवाएं या नहीं बताओ, ऐसी याद रह जाएगी तो ना लिखवाएं यार। सूत्र अपनी तरफ से यार बनवा कर लिखवाना पड़ेगा कि एफ एस बराबर म्यू एस आर, केवल सूत्र इतना, केवल तभी लागू, ये जो सूत्र है केवल तभी लागू होगा कब, जब एफ का मान अधिकतम है, जब एफ का मान जो घर्षण वाला है, ये घर्षण वाला है, एफ का मान अधिकतम है। अधिकतम है का मतलब है अर्थात सीमांत घर्षण की अवस्था में, अर्थात सीमांत घर्षण की अवस्था में। इस चैप्टर के क्वेश्चनों में बालक घूम जाता है, लेकिन जब आप पढ़ते चले जाओ क्रम बाय क्रम आप कहीं नहीं घूमोगे, ठीक है। ये है भाई सीमांत घर्षण की अवस्था में ये वाला सूत्र लागू होगा। अगर वो आपसे स्थैतिक घर्षण बल पूछेगा तो फिर ये मत लगा देना एफ एस बराबर म्यू एस आर, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा मैं आपको बताऊँ भाई, ये क्या है, कोई वस्तु रखी है, आपने इधर बल लगा दिया 6 न्यूटन, वो वस्तु पर इधर भी कितना लग गया 6 न्यूटन घर्षण बल, एफ बराबर, ये कैपिटल एफ था, ये घर्षण बल था। आपने इसको 6 की जगह कर दिया 8, तो ये भी कितना हो गया 8। लेकिन मान लो इसका सीमांत घर्षण बल है 9, एफ एस का मान कितना है इसके लिए 9, तो आपने अब ये 9 कर दिया तो ये भी बढ़कर कितना हो गया 9। लेकिन अब आप 10 करोगे तो क्या 10 को ही होगा, क्योंकि 9 से ज़्यादा हो नहीं सकता, समझ रहे हो ना। तो हम ये कह रहे हैं आपसे बेटा, लेकिन अगर वो 9 ना कहे, वो अगर ये कहे कि घर्षण बल ज्ञात करो, तो घर्षण बल आप सीधा निकाल दोगे एफ एस बराबर म्यू एस आर। लेकिन अगर वो ये कहता है कि इस वस्तु पर यहाँ 7 न्यूटन का बल लगा है, यहाँ कितने न्यूटन का बल लगा बेटा 7 न्यूटन का बल लगा, 7 न्यूटन का, तो वो पूछ रहा घर्षण बल बताओ,
तो घर्षण बल अब आप यहाँ इससे ये नहीं निकालोगे एफ एस बराबर म्यू एस आर। घर्षण बल या वो कहेगा अधिकतम घर्षण बल यानी सीमांत पूछा तो ये लगा दो। अब पहले सीमांत चेक कर लो, उसने कहा 7 न्यूटन का बल लगा, वो पूछ रहा है इस पर पीछे की ओर लगने वाला घर्षण बल का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले सीमांत घर्षण बल चेक करो कि सीमांत घर्षण बल का मान इसके लिए कितना है। आपने सीमांत घर्षण बल का मान निकाला, कितना आ गया बेटा 9 न्यूटन आ गया। तो हम बोले यार लेकिन अब बल कितना लग रहा है इस पर 7 न्यूटन। तो बेटा जब सीमांत से कम कम है ये, तो जब यहाँ 7 तो पीछे को भी 7, यहाँ 8 तो पीछे को भी 8, क्योंकि ये क्या होता है, ये जितना आप लगाओगे इतना ही घर्षण बल पीछे को लगेगा। समझ में आई, ये कुछ बात समझ में आ रही है आपके? तो ये जो सूत्र लगेगा एफ एस इक्वल टू म्यू एस आर, ये केवल सीमांत घर्षण की अवस्था में होगा। उससे अलग यानी स्थैतिक घर्षण की अवस्था में जितना बल वस्तु पर लगाया जाएगा उतना ही उस पर उसकी विपरीत दिशा में घर्षण बल लगेगा। नोट कैसा लगा, ये कैसा लगा नोट आपको बताएंगे जरा कमेंट में। अच्छा लगा होगा नोट, उम्मीद करता हूँ। तो ये नोटेड पॉइंट था भाई, बढ़िया नोटेड पॉइंट था, बहुत बढ़िया। इसके बाद देखेंगे तो आप एक बात देख रहे हैं यहाँ पर, अतः क्या स्पष्ट हो गया? स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है कि जो ये एफ एस का मान है, ये जो एफ एस है ये छोटा है किससे? म्यू एस आर से, ये इसके बराबर है। ये बात समझ में आ रही है आपके? अरे भगवान क्या गिर गया यार आंख में। जो वस्तु पर घर्षण बल लगेगा वो म्यू एस आर से या तो कम होगा, भाई सीमांत घर्षण की अवस्था में तो बराबर हो जाएगा, सीमांत घर्षण की अवस्था में तो बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर सीमांत घर्षण से अवस्था नहीं है, स्थैतिक घर्षण की अवस्था, तो उस अवस्था में वस्तु पर लगने वाला जो घर्षण बल होगा वो घर्षण बल म्यू एस आर से यानी सीमांत घर्षण से कम रहेगा। और कितना रहेगा? जितना सीमांत, अगर सीमांत घर्षण की अवस्था नहीं है दैट मीन्स स्थैतिक घर्षण की अवस्था में। याद रखना, एक नोट पॉइंट अपने आप लिख लेना कि स्थैतिक घर्षण की अवस्था में वस्तु पर लगने वाला जो घर्षण बल होगा वो वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल के बराबर होगा। क्लियर है भाई? अपने आप कर लेंगे। इसके बाद एक और देखेंगे इसी में, घर्षण कोण। घर्षण कोण में क्या आएगा, यहीं लिख दें यहां पर। यहां तो जगह भी नहीं बच रही है। अगले पेज पर चलें या प्यारे बच्चों, अगले पेज पर चलते हैं, एक नया टॉपिक पढ़ते हैं भाई, घर्षण कोण। अब ये घर्षण कोण क्या है भाई? घर्षण कोण है, देखो ये एक फिगर आई थी पीछे, दिखा दूं मैं आपको, ये वाली जो फिगर आई है, ये जो कोण बना हुआ थीटा है, इसको कह रहे हैं घर्षण कोण। यानी सीमांत घर्षण की अवस्था में परिभाषा क्या बनेगी? सीमांत घर्षण की अवस्था में किस किस के बीच का कोण है ये? देखो आर और एफ एस, एफ एस और आर, जो एफ एस है और आर है तो इनका परिणामी है पी। याद रखना, इसकी परिभाषा कैसे दूंगा मैं? थीटा एस की। सीमांत घर्षण की अवस्था में आर तथा एफ एस के परिणामी पी तथा आर के बीच बने कोण को क्या कहते हैं बेटा? घर्षण कोण कहते हैं। अब याद रह जाएगा आपके, सीमांत घर्षण की अवस्था में, सीमांत घर्षण की अवस्था में ये वाली फिगर वहां पर दोबारा बना लो। सीमांत, जहां सीमांत घर्षण कोण या घर्षण कोण डाला है आपने, तो वहां पर इसकी जो है इसी वाले फिगर को वहां दोबारा बना लो। बना लोगे आप, अपने आप बना लेना, इसी को दोबारा बना लेना। दोबारा समझेंगे यहाँ पर कि सीमांत घर्षण की अवस्था में आर तथा एफ एस के परिणामी पी तथा आर के बीच बने कोण को सीमांत घर्षण कोण या घर्षण कोण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, सीमांत घर्षण की अवस्था में, सीमांत घर्षण की अवस्था, सीमांत घर्षण की अवस्था में किस किस के बीच? एफ एस व आर के परिणामी पी, के परिणामी पी व आर, भाई इन दोनों के परिणामी पी तथा आर। आर क्या है? आर क्या है बेटा? आर है अभिलंब प्रतिक्रिया के बीच, यानी किस किस के बीच बना? पी के और आर के। और पी क्या है? एफ एस व आर का परिणामी है पी। इन दोनों के बीच
बने कोण को, के बीच बने कोण को, जो भी इसकी हेडिंग है घर्षण कोण कहते हैं भाई, घर्षण कोण कहते हैं इसे। लाला इसे थीटा एस से शो करते हैं भाई, थीटा एस से शो करते हैं, शो करते हैं। अगर बात फिगर से देखी जाए, फ्रॉम फिगर, अब आप कहोगे सर फिगर कहाँ पर है, तो फिगर वहीं है। अगर आप उस फिगर में देखेंगे तो टेन थीटा एस देखेंगे यहाँ पर, टेन थीटा एस बेटा, इसमें अगर आप टेन थीटा लगाओगे तो थीटा के सामने भुजा हो जाती है लंब, और टेन होता है लंब बटे आधार, और ये हो गया देखो 90 डिग्री का, तो इसके सामने की ये तो कि कर्ण, तो ये हो गया भाई आधार, ये हो गया लंब। तो लंब बटे आधार यानी ये बटे ये बटे ये, यही तो है भाई। अब जितना ये है इतना ये है भाई, जितना ये है इतना ये है, यानी एफ एस भाई, जितना ये है ना यहाँ से यहाँ तक इतना ये है, यानी एफ एस बटे, और ये कितना है आर। दोबारा समझेंगे, टेन थीटा होता है बेटा लंब बटे आधार, और थीटा के सामने भुजा लंब, तो जितना ये है इतना ये है, तो ये कितना हो गया एफ एस, और बटे आधार, आधार कितना आर, तो ये हो जाएगा एफ एस बटे आर हो जाएगा लाला, एफ एस बटे कितना आर, ये हो जाएगा। बट आपको पता एफ एस आपने कितना पढ़ा था अभी, एफ एस आपने पढ़ा था म्यू एस आर पढ़ा था अभी, तो यहाँ पर मैं रख सकता हूँ म्यू एस आर अपॉन आर, आर से आर कट जाएगा, तो बेटा क्या बचा केवल म्यू एस, तो टेन थीटा एस इक्वल टू म्यू एस। म्यू एस क्या था अभी थोड़ी देर पहले बताया था, स्थैतिक घर्षण गुणांक, इसका नाम फिर लिखे दे रहा हूँ भाई, इसका नाम था स्थैतिक घर्षण गुणांक। तो ये भी ये फॉर्मूला लग जाएगा जब इसके न्यूमेरिकल कराएंगे तब हो जाएगा ये। तो ये भी आपका बस जितना था इतना ही था ये, इसमें ज़्यादा तो कुछ नहीं था। और एक बात आप यहाँ पर एक नोट बनाकर हम लिखे दे रहे हैं, क्या नोट था इसमें, जो परिणामी P है ना, अगर यहाँ पर बात की जाए इसकी बेटा परिणामी P की, तो P कैसे निकलेगा भाई, ये बन गया समकोण त्रिभुज, तो कर्ण की 2 बराबर लंब की 2 प्लस आधार की 2, यानी आर स्क्वायर एफ एस स्क्वायर। समझ गए मेरी बात, यानी ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एफ एस का स्क्वायर, ये हो जाएगा। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस पर अंडरूट भी आएगा क्योंकि कर्ण की 2 होता ना। और यदि मैं इसे और आगे ले जाऊँ, ये नोट अलग मतलब नीट के क्वेश्चनों के लिए है, और आर एफ एस बराबर क्या होता है, एफ एस बराबर होता है बेटा म्यू एस आर, यही तो होता है, लेकिन इसका स्क्वायर और इस पर अंडरूट है, तो आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और आर स्क्वायर पर बाहर अंडरूट भी, तो आर कॉमन आ जाएगा। कहने का मतलब है कि आर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा कितना प्यारे बच्चों, 1 प्लस म्यू एस, इसका स्क्वायर बचेगा ऐसे करके, केवल इतना ही तो बचा ऐसे करके। और अभी देखो म्यू एस अभी पढ़ा था टेन थीटा, तो इसकी जगह मैं रख दूंगा टेन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों आर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एस, ये हो जाएगा। इस पर क्या चल रहा है भाई, अंडरूट बराबर आर, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। आपने पढ़ा कहीं मैथमेटिक्स में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह आएगा भी सेक स्क्वायर थीटा, है ना। इस पर अंडरूट है तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, सीधा सीधा आ जाएगा कितना आर, और सेक सेक बाहर आ जाएगा एक, तो ये हो जाएगा सेक और थीटा एस। तो याद रखना भाई, ये यहाँ पर एक नया फॉर्मूला बना दिया, आर सेक थीटा एस, कहीं आ जाएगा कहीं विकल्प में आ सकता है, नया विकल्प बनकर आ सकता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पेज पर चलें तो हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। अभी हमने पढ़ा था स्थैतिक घर्षण बल, उसके बाद सीमांत घर्षण बल, और नंबर 3 हम पढ़ेंगे बेटा गतिज। गतिज कह दो या गतिक कह दो, गतिक कह दो या गतिज कह दो, आपकी मर्जी है भाई, घर्षण बल। तो इसको ये जो हमने अब लिखा है, तो इसमें वस्तु किस में आ जाएगी, गति में। और आप एक बात बताओ, किसी वस्तु को उखेड़ना हार्ड है, लेकिन यदि वस्तु गति में आ गई है तो फिर उसको चलाना आसान है। आपने भी देखा होगा, अगर कोई वस्तु विराम में है तो उसको वहां से एक बार चलाना थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन वस्तु यदि एक बार गति में आ जाती है तो फिर उसको कम बल लगाकर भी आसानी से चलाया जा सकता है। तो इसका मतलब है कि गतिज घर्षण बल कम होता है, किससे, सीमांत घर्षण बल। तो सबसे ज्यादा कौन सा होता है फिर, सीमांत घर्षण बल होता है। तो जब वस्तु विराम में रही थी स्थैतिक घर्षण बल, और इसके अधिकतम मान को सीमांत घर्षण बल, लेकिन जब वस्तु गति में आ जाती है तब जो सतहों के बीच जो घर्षण बल लगता है तो उसे कहते हैं बेटा क्या,
उसे कहते हैं हम गतिज घर्षण बल। तो इसे कल करा देंगे क्योंकि टाइम भी कंप्लीट हो गया, इसके बाद तुरंत इंटर की क्लास भी लेनी है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कल गतिज घर्षण बल बचा है और ज़्यादा नहीं है, इसमें बहुत हल्का है ये। और इसके बाद इसमें हम कल कराएंगे आपको आनत तल पर गति। आनत तल जो झुके हुए तल होते हैं इस तरीके से, तो उन पर किस तरीके की गति होती है। तो कल भी बड़ा जबरदस्त टॉपिक होने वाला कक्षा 11 का, और कल हम इसकी थ्योरी को फिनिश कर देंगे। जो ये टॉपिक छेड़ा हमने घर्षण बल, इसकी थ्योरी कल फिनिश कर देंगे और परसों हम इसके न्यूमेरिकल खत्म कर देंगे। ठीक है, तो 2 दिन के बाद ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों फिर कल मुलाकात होती है आपसे शाम को कितने बजे भाई? 5 बजे। ठीक है, तो सभी के लिए एक बार फिर से सब मस्त रहें, स्वस्थ रहें। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू क्लास।